नमस्कार। अपना उत्तराखंड के इस वक्त के बुलेटिन के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर हरिद्वार के ज्वालापुर में रेलवे स्टेशन के पास स्थित मस्जिद का अवैध रूप से बनाया जा रहा गेट HRDA के निर्देश पर तोड़ा जा रहा है। ज्वालापुर इंटर कॉलेज के बगल में बने हुए अंजुमन मस्जिद के गेट पर कुछ लोगों ने आपत्ति की थी। इसके बाद हरिद्वार उड़की विकास प्राधिकरण में मामले की सुनवाई हुई। प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अंशु सिंह ने खुद मौके का मुआयना किया और मस्जिद कमेटी को गेट हटाने के निर्देश दिए हैं। HRDA के निर्देश के बाद मस्जिद कमेटी ने खुद ही गेट ही तोड़ना शुरू कर दिया। मस्जिद कमेटी से जुड़े लोगों का कहना है कि गेट पिछले कई सालों से बना है। बता दें कि कुछ दिनों पहले भी हरिद्वार के लक्सर में अवैध मस्जिद को हटाया गया था। हम जैसे अधिकारियों ने हमें ये आदेश दिए हैं उसकी वजह से हटा रहे हैं हम लोग। हम चाहते हैं कि शहर के अंदर फिसाद ना हो, अमन अमान रहे शहर के अंदर। हम तो ये चाहते हैं। हाँ, 6-7 आधा गेट जो है 6-7 साल पुराना बना हुआ था और बाकी जो है थोड़ा सा गेट ऊपर बना था। कई साल से खड़ा है, ये तो 7-8 साल से खड़ा है। तो क्या ये बारे में ये तो अधिकारी से बता सकते हैं। अधिकारियों ने कोई ऐसी बात बताई नहीं हम लोगों को। दबी डाली गई कमेटी को, पर वो उठा के कमेटी ने अपना तोड़वा दिया। वो चाहते हैं शहर के अंदर अमन अमान चाहते हैं। तो आप इसको हटवा रहे हैं निर्देश? जी हटवा रहे। क्या किया जाए? हम शहर के अंदर ये चाहते हैं अमन अमान रहे, शांति रहे शहर के अंदर। अवैध मस्जिदों पर हो रही कार्रवाई के बीच हरिद्वार के ज्वालापुर में भी एक मस्जिद पर कार्रवाई की जा रही है। ज्वालापुर में ये ज्वालापुर इंटर कॉलेज के ठीक बराबर में एक पुरानी मस्जिद बनी हुई है। दरअसल ये कार्रवाई मस्जिद के गेट पर की जा रही है। कुछ सालों पहले ये मस्जिद की ओर से गेट बनाया गया था। किसी की ओर से इसकी शिकायत प्रशासन से की गई थी। ये शिकायत हरिद्वार उड़की विकास प्राधिकरण के पास पहुंची। अब इस प्राधिकरण के निर्देश के बाद इस मस्जिद के गेट को तोड़ने के निर्देश दिए गए हैं, जिसके बाद मस्जिद कमेटी की ओर से खुद ये गेट तोड़ा जा रहा है। बताया जा रहा है कि कुछ लोगों की ओर से इसकी शिकायत की गई थी और मस्जिद के गेट को अवैध और गलत बताया गया था, जिसके बाद प्रशासन ने निर्देश दिए हैं और आज उस मस्जिद के गेट को तोड़ा जा रहा है। न्यूज़ 18 पुलकित शुक्ला, हरिद्वार। आज सुबह बद्रीनाथ हाईवे पर शिवपुरी राफ्टिंग जोन में गंगा में हादसा हो गया। दिल्ली से ऋषिकेश घूमने आए 2 पर्यटक गंगा की तेज धारा में बह गए। सूचना पर पहुंची SDRF की टीम दोनों की तलाश कर रही है। बताया जा रहा है कि डूबे दोनों पर्यटक आकाश और संदीप अपने 5 दोस्तों के साथ दिल्ली से ऋषिकेश घूमने आए थे। दोनों पर्यटकों के डूबने की सूचना उनके परिजनों को दे दी गई है। उत्तराखंड के चंपावत में अचानक पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर गिरने से यात्री मार्ग पूरी तरह से बाधित हो गया है। रास्ते में फंसे लोगों को निकालने के लिए SDRF की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया, जिसके तहत अब तक 150 यात्रियों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। वहीं प्रशासन की टीम जर्जर रास्ते की मरम्मत में जुटी हुई है। डेढ़ 150 यात्रियों को सुरक्षित निकाला गया है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको। हाईवे पर पहाड़ी से गिरे मलबा पत्थर, ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। चंपावत की रास्ते में फंसे लोगों का रेस्क्यू वहां पर किया गया है। पिथौरागढ़ और चंपावत की लाइफलाइन एक बार फिर बंद हो गई है। बॉर्डर के ऑल वेदर रोड स्वाला के पास बड़ी पहाड़ी गिर गई है। ऑल वेदर रोड बंद होने से सैकड़ों यात्री फंसे हुए हैं। रोड को खोलने के लिए NH ने मशीनें तैनात की हैं। बीते दिनों हुई भारी बारिश के बाद स्वाला लगातार लैंडस्लाइड हो रहा है, जिस कारण पिथौरागढ़ और चंपावत के लोगों को खासी दिक्कतों से दो चार होना पड़ रहा है। अल्मोड़ा से खबर है, जहां पर क्वारब पुल के पास पहाड़ी से मलबा आने से अल्मोड़ा हल्द्वानी हाईवे बंद हो गया है। हाईवे बंद होने से दोनों तरफ यात्रियों की और गाड़ियों की लंबी लाइनें लग गई हैं, जिससे कि यात्री काफी परेशान हैं। और लगातार क्वारब पुल के पास पहाड़ से लगातार मलबा गिर रहा है। हालांकि हाईवे को खोलने का काम किया जा रहा है। रुद्रप्रयाग के जंगल चट्टी के पास शुक्रवार देर से क्षतिग्रस्त हुए केदारनाथ पैदल मार्ग का ट्रीटमेंट कार्य जारी है। ऐसे में फिलहाल वैकल्पिक मार्ग से आवाजाही की जा रही है। शनिवार को करीब 5000 श्रद्धालु वैकल्पिक मार्ग से गौरीकुंड पहुंचे। वैकल्पिक मार्ग पर पुलिस, SDRF, NDRF, DDRF के जवानों ने श्रद्धालुओं को सुरक्षित ढंग से रास्ता पार कराया। वहीं जंगल चट्टी में क्षतिग्रस्त पैदल मार्ग का ट्रीटमेंट कार्य तेजी से चल रहा है और जल्द से जल्द मार्ग को आवागमन के लिए तैयार किया जा रहा है। शनिवार को सोनप्रयाग और गौरीकुंड से किसी भी पैदल यात्री को केदारनाथ धाम पैदल मार्ग पर नहीं भेजा गया।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खटीमा दौरे पर हैं। उन्होंने अपने आवास पर लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को समस्या के समाधान के निर्देश दिए। दोपहर बाद मुख्यमंत्री का देहरादून लौटने का कार्यक्रम है। तो खटीमा में मुख्यमंत्री ने लोगों की समस्याएं सुनी है अपने आवास पर। खटीमा दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी, अधिकारियों को निर्देश वहां पर मुख्यमंत्री के द्वारा दिए गए। अधिकारियों को समाधान के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट में दायर एक अवमानना याचिका के मद्देनजर शनिवार शाम आनंद फानन में कैबिनेट मीटिंग बुलाई गई। इसमें सीएम धामी समेत कई मंत्री ऑनलाइन शामिल हुए। दरअसल वन विभाग के डेली वेज कर्मचारियों की लंबे समय से समान कार्य के लिए समान वेतन देने की मांग कर रहे हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने समान कार्य के बदले समान वेतन देने और महंगाई भत्ता बढ़ाने का आदेश दिया था, लेकिन मामला फाइलों में उलझा रहा और इसका पालन नहीं हुआ। अब अवमानना याचिका पर 24 सितंबर को कोर्ट में सरकार को अपना पक्ष रखना है। कैबिनेट मीटिंग में इस पर विचार करते हुए वन मंत्री सुबोध उनियाल की अध्यक्षता में एक सब कमेटी का गठन किया गया। कैबिनेट में मानसून खत्म होने के बाद मंत्रियों से अपने प्रभारी जिलों में जाकर आपदा से हुए नुकसान का आकलन करने को भी कहा गया। इसके साथ ही 16वें फाइनेंस कमीशन ने उत्तराखंड दौरे के मद्देनजर भी कैबिनेट में विचार विमर्श किया गया। 2001 से मामला चल रहा है, जिसमें कर्मियों को माननीय उच्चतम न्यायालय ने बेसिक पे देने की बात कही थी। वो हम उन लोगों को दे ही रहे हैं, तो उसी पे लेकर के जो 24 तारीख है उसको लेकर भी चर्चा हुई है। सर, कोई सब कमेटी का इसमें गठन हो रहा है, क्या कुछ हो रहा है? जी हाँ, उसमें सब कमेटी का गठन किया जाएगा। और दूसरा जो आपने कहा, जो लीगल रेमेडी है उस पर लेकर चर्चा हुई है। कोटद्वार में बीजेपी जिला संगठन और स्थानीय विधायक के बीच तालमेल की कमी ने विपक्ष को बीजेपी पर हमला करने का मौका दे दिया है। कांग्रेस का दावा है कि कोटद्वार में बीजेपी जिला अध्यक्ष और विधायक के बीच में गुटबाजी चल रही है, जिसके क्षेत्रीय जनता का अहित हो रहा है। दरअसल हाल ही में कोटद्वार बीजेपी के जिला अध्यक्ष बीरेंद्र रावत ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी। इस दौरान उन्होंने कोटद्वार नगर निगम क्षेत्र को गैर कृषि भूमि घोषित करने की मांग रखी। तो वहीं इसके एक हफ्ते बाद ही कोटद्वार विधायक और विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भी मुख्यमंत्री से मिलने पहुंच गईं, लेकिन उन्होंने गैर कृषि भूमि की मांग पर विचार न करते हुए कोटद्वार क्षेत्र को कृषि भूमि ही रहने देने की मांग की। मामले में कांग्रेस जिला अध्यक्ष विनोद डबराल ने इसे बीजेपी में गुटबाजी और अंदरूनी कलह बताते हुए कहा कि बीजेपी के दोनों नेताओं को जनता के हित में मांग रखने की सलाह दी है। हम नहीं चाहते, यहाँ के जो काश्तकार हैं वो नहीं चाहते हैं कि उनकी लैंड कमर्शियल कर दी जाए। तो मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी के पास ऐसा एक पत्र भी लेकर गई थी कि हमें अपने किसानों की चिंता करनी होगी, और वो अगर नहीं चाहते हैं, वो खेती करना चाहते हैं, तो उसको हमें इनकरेज करना होगा। तो उनके संज्ञान में भी मैं ये बात को लेकर आई थी। देखिए, कोटद्वार में भाजपा के अंदर अंदरूनी लड़ाई चल रही है। आप कृषि भूमि जो कोटद्वार की थी उसे जिलाध्यक्ष कोई और बयान देते हैं, माननीय हमारी जो विधानसभा अध्यक्ष है इनका अलग अलग बयान आता, तो इनके आपसी द्वंद्व के कारण कोटद्वार की जनता को बहुत नुकसान भुगतना पड़ रहा है। हरिद्वार से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर कनखल में संतों ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का पुतला फूंका और अखिलेश यादव के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और अखिलेश यादव संतों से माफी मांगने की मांग की। अखिलेश यादव की संतों पर की गई टिप्पणी से साधु संत नाराज हैं। संतों ने अखिलेश यादव का पुतला फूंका, अखिलेश यादव के खिलाफ नारेबाजी की। हरिद्वार की ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। संतों से माफी मांगने की मांग की गई। अखिलेश यादव की संतों पर टिप्पणी से नाराज हैं। हरिद्वार से खबर आ रही है, जहां पर नाबालिग बच्चे के बैग से 7 लाख कैश और सोने के जेवर मिलने का मामला सामने आया है। दरअसल परिजनों की डांट से नाराज होकर बच्चा घर में रखे पैसे और जेवर लेकर जा रहा था। लक्सर के सुल्तानपुर में चेकिंग के दौरान पुलिस ने बच्चे से 7 लाख
और सोने के जेवर बरामद किए हैं। पुलिस की सूचना पर पहुंचे परिजनों को सारा सामान और बच्चे को सौंप दिया गया है। परिजनों ने पुलिस का आभार जताया है। प्रतिबंधित और नकली दवाइयां बेचे जाने की शिकायत पर ड्रग इंस्पेक्टर ने हरिद्वार के लक्सर में कई मेडिकल स्टोर पर छापेमारी की। इस दौरान एक मेडिकल स्टोर पर नियमितता मिलने पर उसे बंद कराया गया, जबकि 8 मेडिकल स्टोरों पर छोटी मोटी खामियां मिलने पर उन्हें सुधार करने की चेतावनी दी गई है। ड्रग इंस्पेक्टर ने कहा है कि लोगों को अधिकृत मेडिसिन डीलर से ही दवाई खरीदनी चाहिए। जो दवाइयां हम लोग जो कंपनी नकली दवाइयां जो पकड़ी जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं छोटे मोटे मेडिकल स्टोरों पे आके अपनी दवाइयां बेचते हैं। तो ऐसे में लोगों को इंस्ट्रक्शन दिया गया है, मेरे द्वारा अभी दे रही हूँ, कि किसी भी ऐसे इंसान से दवाई नहीं लेंगे जो मेडिकल स्टोर नहीं है उसका। तो जिससे भी दवाई खरीदें एक ऑथेंटिक डीलर से खरीदें। रुड़की के देहात क्षेत्रों में पुलिस ने सत्यापन अभियान चलाया, जिसमें 310 मकान मालिकों का सत्यापन किया गया। वहीं 121 पर किराएदारों का सत्यापन न कराने पर जुर्माना भी किया गया, जिनसे 12,10,000 का अर्थदंड भी वसूला गया। वहीं 10 लोगों का पुलिस एक्ट में चालान भी किया गया, जबकि 2 बाइक भी सीज की गई। पिछले दिनों जिले में आपराधिक घटनाएं बढ़ने के बाद पुलिस अब हरकत में आई है और लगातार सत्यापन अभियान चला रही है। देहात क्षेत्रों में कई ऐसे रास्ते हैं जो उत्तर प्रदेश की सीमा से जुड़े हुए हैं। इसका फायदा उठाकर आपराधिक किस्म के लोग उत्तराखंड में प्रवेश करते हैं और घटनाओं को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। वहीं पुलिस प्रशासन ने इन क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरे नहीं लगाए हैं, जिससे उनकी पहचान हो सके। वहीं मामले में एसएसपी ने कहा है कि वैसे तो पुलिस ने कई जगहों पर सीसीटीवी लगवाए हैं, लेकिन कहीं जरूरत पड़ती है वहां भी लगाए जाएंगे। पहले स्थान चिन्हित किया जाएगा ताकि आपराधिक घटनाओं पर भी रोक लग सके। जो सीसीटीवी कैमरों का जो कवरेज है वो विगत कुछ समय में हालांकि बढ़ा है जनपद में, लेकिन कुछ ऐसे एरिया हैं जो अभी भी सीसीटीवी से छूटे हैं, जहाँ पर अभी सीसीटीवी नहीं पहुँच पाया है। हम लोग पहले प्रथम दृष्टया ऐसे स्थानों को चिन्हित करके जो हमारी लोकल बॉडीज़ हैं उसके माध्यम से, और जो पुलिस के जो हमारे लोग वर्क कर रहे हैं या पुलिस फंड में जो भी पैसा आएगा उससे हम लोग ऐसे जो पैसेज हैं जहाँ पर जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग उसको यूज़ करते हैं उसको हम लोग चिन्हित कर रहे हैं और जल्दी वहाँ पर इसका कवरेज बढ़ाया जाएगा। टिहरी में आरटीओ ऑफिस को जिला मुख्यालय से बाहर ले जाने का स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि पहले ही नई टिहरी शहर से ज्यादातर ऑफिस नरेंद्र नगर शिफ्ट कर दिए गए हैं और मेडिकल कॉलेज भी शहर से बाहर बनाने की कवायद चल रही है। अब आरटीओ ऑफिस को भी जिला मुख्यालय से बाहर ले जाया जा रहा है। लोगों ने कहा कि आरटीओ ऑफिस के आसपास करीब 100 से ज्यादा लोगों का रोजगार चलता है और आरटीओ ऑफिस बाहर जाने से वो भी ठप हो जाएगा। उपलब्ध यहाँ पर जगह है, बस अड्डा बिल्कुल खाली पड़ा है, जिसमें अनावश्यक लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है, उसको यूज किया जाए। मुश्किल से 1-2 बसें दिन भर में आती होंगी। हमारे यहाँ का मानना है कि बस अड्डे को यूज किया जाए, इधर उधर ना भेजे और वहीं जिला मुख्यालय के पास में ही उसके लिए कोई स्थान उपलब्ध कराएं, उसके पास में उसके लिए कोई स्थान देखें ताकि ये नेगेटिव शहर को बचाया जा सके। और अगर ऐसा नहीं किया गया तो हम लोग उस पर अपना सख्त विरोध दर्ज करेंगे और इसके लिए आंदोलन की स्थिति भी आएगी तो हम उसके लिए भी। देहरादून के महाराणा प्रताप क्रिकेट स्टेडियम में सचिवालय क्रिकेट क्लब द्वारा आयोजित अंतर विभागीय टूर्नामेंट का शुभारंभ हुआ, जो 12 अक्टूबर तक चलेगा। इस टूर्नामेंट में 41 अलग अलग विभागों की टीमें मैदान में हैं, जिसमें पहली बार 9 महिला क्रिकेट टीमें मौजूद हैं। वहीं उद्घाटन समारोह में पहुंचे वन मंत्री सुबोध उनियाल का कहना है कि जिंदगी में खेल बहुत ही जरूरी है, जिससे एक अच्छा वातावरण बना रहता है। साथ ही क्रिकेट क्लब के अध्यक्ष अनिल जोशी का कहना है कि साल 2012 से सचिवालय संघ इस तरीके के खेलों का आयोजन करवाता है, जिसमें विभागों से जुड़े कर्मचारी अधिकारी जमकर प्रतिभाग करते हैं। उत्तराखंड कांग्रेस की प्रभारी और हरियाणा से सांसद कुमारी शैलजा को लेकर हरियाणा से लेकर उत्तराखंड तक अचानक बीजेपी में सहानुभूति की लहर उमड़ आई है। उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी का कहना है कि शैलजा एक वरिष्ठ नेता हैं, कांग्रेस उनका अपमान कर मातृशक्ति का अपमान कर रही है। कांग्रेस को तो जो बवाल मचा है मैं उसके विषय में न बोल करके मात्र इतना बोलूंगी कि नारी शक्ति का जिस तरह से उपेक्षा और अपमान
अपनी वरिष्ठ नेता शैलजा जी को लेकर के किया जा रहा है। जिस तरह से उनके साथ व्यवहार हो रहा है, मैं उसकी निंदा करती हूँ। एक महिला होने के नाते मैं उसे नारी शक्ति का अपमान मानती हूँ। उत्तरकाशी में मोरी ब्लॉक के ओसला गांव में ग्रामीण पर भालू ने हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल को इलाज के लिए ग्रामीणों ने 5 किलोमीटर पैदल डंडी कंडी के सहारे अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने गंभीर हालत देखते हुए घायल को हायर सेंटर रेफर कर दिया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं भालू के हमले से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। घटना के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची हुई है और मुआवजे की कार्रवाई की रही है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के ढेला और चिरना को जाने वाले पर्यटक रविवार सुबह तक रोमांचित हो उठे, जब एक टस्कर हाथी बीच रोड में आ खड़ा हुआ। यह नजारा कॉर्बेट के ढेला और चिरना गेट के पास का है, जहां गजराज ने सुबह ही रोड पर दस्तक दे दी। अपने वॉक पर निकले गजराज को देखकर पर्यटकों का रोमांच चरम पर जा पहुंचा और कुछ देर के लिए पर्यटक सांस रोके ये नजारा देखते रहे। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के ढेला रेस्क्यू सेंटर को जल्द ही सेंट्रल जू अथॉरिटी की अनुमति मिल सकती है। इसी हफ्ते सेंट्रल जू अथॉरिटी की 3 सदस्यीय टेक्निकल कमेटी ने कॉर्बेट के ढेला में सालों से बने रेस्क्यू सेंटर का निरीक्षण किया। कमेटी ने रेस्क्यू सेंटर के बाड़े में कुछ सुधारात्मक कार्य करने के सुझाव दिए हैं। पार्क प्रशासन जल्द ही दिए गए सुझावों को पूरा कर अपनी रिपोर्ट सीजीए को सौंपेगा। इसके बाद रेस्क्यू सेंटर को अनुमति मिल जाएगी। और कई बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा हुई है और हमें विश्वास है कि उस कमेटी द्वारा जो सुझाव दिए गए हैं, उनके द्वारा जिन बिंदुओं पे हमें जानकारी दी गई है, उनका समावेश करते हुए हम बहुत जल्दी ही एक संशोधित प्लान हम सेंट्रल जू अथॉरिटी के सामने प्रस्तुत करेंगे और जिसे शीघ्र स्वीकृति मिल जाएगी। पर्यटकों की सुविधा के लिए तराई वेस्ट फॉरेस्ट डिवीजन भी अब फाटो जोन की बुकिंग ऑनलाइन करने जा रहा है। ऑनलाइन बुकिंग शुरू हो जाने के बाद पर्यटकों को रामनगर आने से पहले ही घूमने का परमिट उनके पास होगा। कॉर्बेट के बाद फाटो एक ऐसा जोन है जहां पर्यटक सबसे ज्यादा जाना पसंद कर रहे हैं। यहां नाइट स्टे के लिए भी 14 रूम बने हुए हैं। डीएफओ तराई वेस्ट की यदि माने तो ऑनलाइन बुकिंग की प्रक्रिया 30 सितंबर तक पूरी हो सकती है। ऑनलाइन बुकिंग की जो प्रोसेस है वो बहुत तेज़ी से चल रही है। मोस्ट प्रोबेबली संभावना यह है कि हम 30 तारीख तक हमारा ऑनलाइन हो जाएगा। अगर किसी वजह से, क्योंकि उसमें टेक्निकल ऑडिट वगैरह और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अगर किसी वजह से अगर थोड़ा टाइम और लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा हमको 1 हफ्ता और लगेगा। तो फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर हम शुरू कर देंगे।